देखिए जी, ये है पीरियोडिसिटी और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि उसने ना आपको पीरियड थ्री के एलिमेंट्स दिए हुए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, और ये उसने कोवेलेंट रेडियस पता है क्या होते हैं बेटा? कि मॉलिक्यूल्स इस तरह कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे ना, ये Cl2 सपोज, तो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो भी होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करो ना। जब आप देखिए सपोज ये आ रहा है अगर 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, दोनों क्लोरीन के न्यूक्लियाई के दरमियान के डिस्टेंस, जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आपके पास एक एटम का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, एक एटम का रेडियस डिवाइडेड बाय 2 करके। तो इस तरीके से उसने बेटा रेडियस निकाले, एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर के अंदर। सोडियम का 0.186, मैग्नीशियम का कम हो रहा है ना, एल्यूमिनियम और कम हो रहा है, सिलिकॉन और कम हो रहा है, फास्फोरस का और कम होता है, सल्फर कम हो रहा है और क्लोरीन का और ही कम हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली दिस वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। ये जो वो आपको एटॉमिक रेडियस बेटा चेंज होता हुआ दिखा रहा है, ये क्यों हो रहा है इसको आपने एक्सप्लेन करना है, फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो आपको बेटा एक चीज पहले तो समझनी है कि जो पीरियड्स होते हैं ना लेफ्ट टू राइट, उसमें शेल्स कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर ये थर्ड पीरियड है ना, तो इन सब के पास तीन तीन शेल होंगे। सोडियम के पास 3 शेल, मैग्नीशियम के पास 3 शेल, एल्यूमिनियम के पास 3 शेल, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर सबके पास तीन तीन शेल हैं, क्योंकि पीरियड में शेल चेंज नहीं होते। ठीक है, तो शेल्स आर सेम, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सोडियम के पास आप देख सकते हैं 11 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स, 13, 14 प्रोटॉन, 15 प्रोटॉन, 16, 17 प्रोटॉन्स। तो आप खुद सोचें कि अगर न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो एटम का साइज श्रिंक होगा ना। तो अब आपने लिखना क्या है जी? लिखना इसमें क्या है कि आप ये बताएंगे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं जी? बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो, और साथ में शेल का भी बता देंगे, शेल चेंज है या ये चेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम शेल। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल है, बेटा देखिए सोडियम है ना, सोडियम ऐसे है, 11 प्रोटॉन्स हैं और आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ऐसे होगा जी, 12 प्रोटॉन्स हैं और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है ना बेटा। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले। ये तो सब में 8-8 ही होंगे ना। फर्स्ट शेल में 2, सॉरी 10-10, सेकंड शेल में 8, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8। तो आप अगर ये मैग्नीशियम को देख लें और सोडियम को देख लें तो आपको बड़ा क्लियर समझ आ रहा होगा कि सोडियम और मैग्नीशियम में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम शेल, या सेम शील्डिंग इफेक्ट भी आप बेटा कह सकते हैं, सेम शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? देखें कि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसलिए एटॉमिक साइज बेटा डिक्रीज हो रहा है। अब कह रहा है सजेस्ट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट फॉर आर्गन। अभी आपको बेटा मैंने रीजन बताई कि उसने यहां बताया भी हुआ है कि ये रेडियस पता है कैसे निकाले गए हैं? ये रेडियस है कोवेलेंट रेडियस, कि मतलब दो एटम्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आपने दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड किया और उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, देन आपके पास ये वैल्यूज आई। वो कह रहे जी व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट फॉर आर्गन, कि आर्गन के लिए आप क्यों इस तरह की मेजरमेंट नहीं कर सकते? तो बेटा क्या आर्गन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। आर्गन तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो उसमें आप कैसे
जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए आप लिखेंगे यहां पर कि आर्गन डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, आर्गन इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है ये सिंगल एटम होता है, इट डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, इट डज नॉट फॉर्म एनी कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेटा कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसलिए आप इसका इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे चलें जी, आगे आपने केटाइंस और एनाइंस, इनका बेटा आप ना रेडियस बताना है। अच्छा, ये तो यहां पर पता है क्या कह रहा है, यहां पर तो ये कह रहा है कि आप इनका रेडियस डाटा बुकलेट से देख के बताएं, वो तो आप बेटा डाटा से देखकर यहां लिख देंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम चलें ऐसे इसको देखते हैं कि इनका एटॉमिक जो इनका रेडियस है वो क्या हो रहा होगा। देखें, सोडियम 1+ है, Mg 2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, फॉस्फाइड 3+, S2-, Cl-। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन सिलिकॉन बीच में इसने नहीं डाला हुआ, 15 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन और ये 17 प्रोटॉन। ये ले बेटा जल्दी से पिक्चर ले लें अगर किसी ने लेनी है। पिक्चर ले लें बेटा जल्दी से ताकि हम पे आगे चलें। अच्छा, अब देखें जी, आपने ना इसका हम ट्रेंड देख लेते हैं। अलबत्ता वो यहाँ ट्रेंड नहीं पूछ रहा, वो तो यहाँ पूछ रहा है कि बस डाटा बुकलेट से इनके आप वो देखें जी, इनकी वैल्यूज लिख दें, वो आप लिख देंगे। लेकिन इनका जरा ट्रेंड देखते हैं। ये इनके प्रोटॉन्स हैं, दीज आर द प्रोटॉन्स इनके न्यूक्लियस में, राइट, न्यूक्लियर पुल जिसको आप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, लेकिन +1 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो इस टाइम 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम एटम के पास आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं बेटा, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 लूज हो चुके हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। जरा पॉजिटिव आयन को देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें सबसे स्मॉल केटाइंस में, केटाइंस के अलग पूछता है, केटाइंस में बताएं कि इसमें सबसे स्मॉल साइज किसका होगा, सोडियम का, मैग्नीशियम का या एल्यूमिनियम का। तो बेटा आपने क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देखनी है कि सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय 11 प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय 12 प्रोटॉन्स, और एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय 13 प्रोटॉन्स। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन किधर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहां पर होगी जी, एल्यूमिनियम में होगी। तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे स्मॉल है, तो आप बताएंगे यहां पर केटाइनिक साइज डिक्रीज हो रहा है, केटाइनिक साइज डिक्रीजेस। अच्छा, वो एक और क्वेश्चन नहीं पूछता जो वो नीचे पूछ रहा है कि जो केटाइन है ना, ये अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा होगा बड़ा होगा। अगर आप सोडियम एटम की बात करें बेटा, सोडियम एटम और सोडियम 1+, दोनों में क्या फर्क है। देखें, जो सोडियम एटम है वो इस तरह है, 1, 2 एंड 3। सोडियम एटम के पास ना बेटा 3 शेल है, ठीक है, ये सोडियम एटम है। और सोडियम आयन के पास कितने शेल होंगे बेटा, आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका, तो सोडियम आयन के पास कितने शेल होंगे, 2। तो बताएं जी कि जो केटाइन है, इसको आप बेशक लिख लें नोट के तौर पर, द साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। कि जो केटाइन का साइज होगा ना, केटाइन का, पॉजिटिव आयन का, वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में हमेशा छोटा होगा। रीजन क्या है कि उसमें शेल कम हो जाता है। आप देखें ना, सोडियम, इस सोडियम आयन के पास 2 शेल हैं, क्योंकि आखिरी शेल तो खत्म हो गया, क्योंकि आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। सेम फॉर द मैग्नीशियम, सेम फॉर द एल्यूमिनियम। अब जरा क्वेश्चन उसका देखिए, वो ये कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन द साइज बिटवीन द केटाइन एंड द कोरेस्पॉन्डिंग एटम्स। आपने बताना है कि जो केटाइंस हैं और जो उसके एटम्स हैं, जो उसके पेरेंट एटम है जिससे केटाइन बन रहा है, उनके साइज में क्या डिफरेंस है बेटा। तो केटाइंस, केटाइंस के पास बेटा आप ये बताएं, जिसमें सोडियम ले लें, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। सोडियम आयन ले लें,
इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। एक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात भी आप कर सकते हैं। देखिए जब भी साइज हो ना तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो आप लाजमी कहें ना, ठीक है। तो केटाइंस contain fewer electron than corresponding atoms। ये बात ठीक है कि जो केटाइन उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है उसके एटम के मुकाबले में। तो न्यूक्लियस हैज ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो आपने बेटा क्या बताना है, बेसिकली न्यूक्लियर पुल के बेस पर डिसाइड कर ले। वैसे बेस्ट इसमें आप अगर ये भी बताएंगे कि इन सोडियम आयन देयर आर 2 शेल्स एंड इन सोडियम एटम देयर आर 3 शेल्स, तो ये भी बेटा सही आंसर है, ठीक है। लेकिन जब भी एटॉमिक साइज की बात करें ना, साइजेस की, तो उसमें न्यूक्लियर पुल का ऐड करना लाजमी होता है। तो इसलिए आप लिखेंगे यहां पर कि इन सोडियम आयन देयर आर लेसर इलेक्ट्रॉन्स देन सोडियम आयन को स्पेसिफाई नहीं करें। इन केटाइंस देयर आर लेसर इलेक्ट्रॉन देन the corresponding atoms, then the corresponding atoms, ठीक है जी। तो जब बेटा लेसर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बेटा, ये आपने बात लाजमी बतानी है। देखिए ना, आप खुद सोचें कि सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहां होगी, सोडियम आयन में होगी, कि वहां 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं। अब एनाइंस की बात कर लेते हैं। एनाइंस को भी जरा इसी तरीके से पढ़ें। जी बेटा बिल्कुल फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा पूछा है कि अगर हम शेल की बात करें, बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है, वो ये कि साइज जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे ना, शेल की आप बात कर दें, लेकिन उसमें न्यूक्लियर पुल का इफेक्ट लाजमी एंटर करें, लाजमी लिखें कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन केटाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है। अब बेटा देखें दूसरे केस में आपके पास ये जो एनाइंस आ गए, नेगेटिवली चार्ज आयन, फॉस्फाइड, सल्फाइड और क्लोराइड। अच्छा बेस्ट ये होता है आप जरा इनके एटम्स को भी पहले देख लें। अगर आप इनके एटम्स देखें ना, ये चलें फिलहाल आयन से स्टार्ट करते हैं। 15 प्रोटॉन्स हैं बेटा। फास्फोरस के पास ना 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 इसने गेन किए हुए, तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर के पास ना बेटा 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 2 इसने गेन किए हुए, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोराइड के पास बेटा 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गेन किया हुआ है, तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा देखें, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय 15 प्रोटॉन्स। देखें 18 इलेक्ट्रॉन को 15 प्रोटॉन खींच रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन को 16 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं। कहां पर न्यूक्लियर पुल इज मोर, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, न्यूक्लियर पुल कहां ज्यादा हो रहा है, तो न्यूक्लियर पुल इधर बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा ना बेटा, तो साइज स्मॉल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पुल इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर पुल इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, इसलिए जो एनाइनिक साइज होगा, एनाइनिक साइज इज डिक्रीजिंग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है ना। देयर आर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मैंने एक आपको ट्रेंड बता दिया। अच्छा एक बात आपको बताऊं, दोनों में अच्छा केटाइनिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, एनाइनिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है, ये चीज आप नोट करें। केटाइनिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है और एनाइनिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन अब आ रहा है कि ये जो बेटा आपके पास फॉस्फाइड है ना, और ये जो सल्फाइड है और ये जो क्लोराइड है, ये अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में इनका साइज स्मॉल है या बिगर है। यहां पर देखिए शेल वाली बात नहीं होगी। जिस तरह फास्फोरस है ये बेटा, ये आपके पास पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, 1 पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8, और थर्ड शेल में बेटा ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जरा देखें फॉस्फाइड में क्या होगा जी। 1 2 और ये 3, ये 2
अब आप देखिएगा कि इनमें फर्क क्या आ रहा है। देखें, क्या शेल चेंज हुए? ये जो आइन बनाया है मैंने, क्या इसमें शेल चेंज हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा ना, शेल तो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने फॉस्फाइड आइन का साइज बिगर कर दिया है। क्यों बेटा बिगर कर दिया? रीजन इज कि जो नए इलेक्ट्रॉन एंटर हुए ना, ये वाले, ये जो बेटा नए इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं इसमें, सॉरी, ये जो बेटा नए इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं, ये और ये रिपल्जन कॉज करते हैं। ये देखिए इनमें रिपल्जन होगी। किसमें? ये जो नया इलेक्ट्रॉन है और जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस रिपल्जन की वजह से जो एनाइन का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। और मैंने आपको कहा कि जब भी साइज की बात होगी न्यूक्लियर पुल तो लाजमी बताना है। तो अब देखें आप न्यूक्लियर पुल क्या बताएंगे कि यहाँ पर 15 प्रोटॉन्स हैं और 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 15 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन है। बताएं जी, आप कहेंगे कि अगर प्रोटॉन्स को देखा जाए तो न्यूक्लियर पुल तो सेम लग रहा है। नहीं भाई, सेम नहीं है। यहाँ पर 15 प्रोटॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पर 15 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन A9 के अंदर है, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो उसका क्वेश्चन बेटा आप देखें, क्वेश्चन उसका यही है कि एक्सप्लेन द साइज एंड डिफरेंस बिटवीन द एनाइंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स। तो पहले तो आप बता दें कि जो एनाइन होगा, एनाइन का साइज अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम के मुकाबले में बिगर होगा। ठीक है, एनाइन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स ना, एनाइन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप लिखेंगे एनाइन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स या देन देयर पेरेंट एटम। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो बेटा जब भी साइज की बात होगी, चाहे केटाइन चाहे एनाइन या चाहे एटम्स की, तो उसमें न्यूक्लियर पुल का इफेक्ट लाजमी डिस्कस करना है। और अगर साइज बढ़ रहा होगा तो आप कह देंगे अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है, साइज कम हो रहा होगा तो आप कह देंगे अट्रैक्शन क्या हो रही है? वीक हो रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बच्चा ये पूछ रहा था जी कि ये सोडियम आयन और फॉस्फाइड आयन, बेटा आपसे इस तरह नहीं पूछेगा, आपसे दो जो एडजेसेंट एटम्स या आयन्स हैं उसका पूछता है। ठीक है, इस तरह नहीं पूछता कि एक आपसे सोडियम आयन का पूछे और एक आपसे क्लोराइड फॉस्फाइड आयन का पूछ ले, दरमियान में से किन के साइजेस को बताएं, इस तरह नहीं करेगा बेटा। आपसे दोनों एडजेसेंट का पूछेगा, क्योंकि ये आपके पास वो है ना, मतलब एक केटाइन है और एक एनाइन है, या तो सारे एटम्स होते या तो सारे केटाइंस होते, फिर वो इस तरह का कंपैरिजन पूछ सकता था हैदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। Each of the element from sodium to chlorine form at least one oxide. Na2O is an ionic oxide, SO2 is covalent oxide, both oxide react with water. Write the equation for the reaction. अच्छा, पहले तो मैं आपको बेटा थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि साथ साथ मैंने आपको टॉपिक भी रिवाइज करवाना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये बेटा जरा नोट कीजिएगा, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, Na2O बनता है। बेटा ये मैं इक्वेशन इस तरह लिख रहा हूँ जरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, ठीक है, ये MgO बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा आपके पास? Al2O3 बनेगा, ये SiO2 बनेगा, ये बेटा P4O10 या आप P4O6 बना सकते हैं। P4O10 को वो समटाइम P2O5 लिखता है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये P2O3 लिखता है, और इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा आपके पास SO2 बनेगा। ये तो आपको पहले पता होने चाहिए, ये रिएक्शन मैंने ऐसे लिखे हैं बेटा, तो आप इस तरह करके। अच्छा, इसमें आप जरा कुछ ऑब्जर्वेशन नोट कर लें। बेटा ये जो आपके पास सोडियम है ना, जब ये सोडियम बर्न होता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास येलो फ्लेम आता है। कौन सा फ्लेम आएगा? येलो फ्लेम। बेटा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जब बर्न होगा ना, ये आपको ब्राइट वाइट फ्लेम देता है। ठीक है, ब्राइट वाइट फ्लेम। अच्छा, सिलिकॉन जो है बेटा, ये जब
ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना रहा है, ये आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाकर देगा। एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे बेटा जब सिलिकॉन बर्न होगा आपके साथ, एक तो ये स्लो रिएक्शन है। अच्छा, पहले जो तीनों रिएक्शन है ये बड़े विगरस हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ये विगरस रिएक्शन देते हैं बेटा, विगरस। ये स्लो रिएक्शन देगा और व्हाइट सॉलिड बनेगा बेटा। अच्छा, व्हाइट सॉलिड सब में बनेगा, लेकिन इनका फ्लेम कलर स्पेसिफिक है, तो आपको याद रखना है येलो और ब्राइट व्हाइट फ्लेम। सिलिकॉन में कोई वो स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन इसका ये बताता है कि ये स्लो रिएक्शन हो रहा है और व्हाइट सॉलिड SiO2 की वजह से बन रहा है। फास्फोरस जब बेटा ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो व्हाइट सॉलिड तो बनेगा ही। देखें व्हाइट सॉलिड ये सारे हैं, Na2O व्हाइट सॉलिड, MgO व्हाइट सॉलिड, Al2O3 व्हाइट सॉलिड, SiO2 व्हाइट सॉलिड, P4O10 इज व्हाइट सॉलिड। लेकिन यहाँ पर व्हाइट या येलो फ्लेम, व्हाइट और येलो फ्लेम। तो अब आपको एक बात बड़ी आसान मैं याद करा देता हूं कि सोडियम के अलावा आप बाकी सारे व्हाइट फ्लेम लिख सकते हैं। फास्फोरस में ऑप्शन है व्हाइट या येलो फ्लेम, और सल्फर ब्लू फ्लेम देता है बेटा। सल्फर को जब आप बर्न करेंगे तो वो कौन सा फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा। और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, दो ऑक्साइड बनेंगे। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाए, कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ दीस ऑक्साइड विद वाटर। Na2O को बेटा वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, NaOH। अच्छा, ये वो रिएक्शन है जो बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। आप लोग पता है क्या लिखते हैं इसमें, NaOH लिखने के साथ पता नहीं क्यों साथ में हाइड्रोजन बना देते हैं। भाई हाइड्रोजन नहीं बनेगा बेटा, हाइड्रोजन बनता है जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। हाइड्रोजन कब बनेगा, जब मेटल का रिएक्शन, जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ हो। एक मिनट, ये बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, मैं देख लूं। जी बेटा, वदाना, ये जो सल्फर है इसमें ब्लू फ्लेम बनेगा, लेकिन सॉलिड नहीं होगा भाई। SO2 इज द गैस ना, सॉलिड नहीं होगा ये। सल्फर में सिर्फ आपके पास, सल्फर के केस में बेटा, सल्फर के केस में आपके पास सिर्फ ब्लू फ्लेम है, ठीक है। सॉलिड तो नहीं बन रहा ना इसमें, लेकिन बाकियों में सॉलिड बनेगा, P4O10, SiO2, Al2O3। अच्छा, इसी तरह बेटा SO2, इसको अगर आप वाटर में डालें तो क्या बनाता है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। व्हाट इज द pH रिजल्टिंग each रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन ईच केस। अब आपने बेटा ये बताना है कि इनकी pH क्या होगी। देखें Na2O को आप वाटर में डाल रहे हैं बेटा, तो NaOH एक, NaOH बेटा SO2 का कलर नहीं है हैदर, SO2 का कोई कलर नहीं है बेटा। सल्फर जो बर्न हो रहा है वो ब्लू फ्लेम दे रहा है, SO2 का कोई कलर नहीं है। NO2 का कलर होता है ब्राउन, SO2 इज कलरलेस, ठीक है। देखो अगर SO2 का कलर होता तो मैं आपको कल वाले ग्रुप 17 में लाजमी बताता, जहां पर SO2 बन रहा था, तो नो कलर। बेटा NaOH के बारे में क्या ख्याल है भाई, ये वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल है या नहीं, कंप्लीट सॉल्युबल है ना, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन जो है बेटा, जी जी हैदरी, व्हाइट सॉलिड है। हाइड्रोक्साइड आयन बेटा क्योंकि NaOH कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा बनेंगे, तो pH इसकी आप 13 या 14 कुछ भी लिख दें। SO2 जब बेटा वाटर में जाएगा तो H2SO3 बनाएगा, दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो आप 1 से 3 के दरमियान कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, 1 से 3 के दरमियान कोई pH। Write an equation for the reaction that occur between the product of your reaction in 1। जी बेटा, आपने बताना है कि जो रिएक्शन 1 में आपके प्रोडक्ट्स है ना, इसका अगर रिएक्शन हो जाए, मतलब NaOH और H2SO3 का, write the equation for the reaction that occur between the products of your reaction in 1, NaOH और H2SO3, H2SO3। बेटा आप इसमें क्या करेंगे, ये सोडियम जो है ना मेटल बेटा, इस H को रिप्लेस करेगा, ठीक है। मर्जी है, दोनों H को रिप्लेस करना चाहते हैं दोनों को कर दें, एक को करना चाहते हैं एक को करें, ये आपकी मर्जी है। अगर आप एक को करना चाहती है ना, तो बनेगा NaHSO3 और साथ में वाटर। एक को इस तरह बेटा रिप्लेस करेंगे ना, देखें HSO3, तो आपने इस सोडियम, आपने क्या किया, इस सोडियम को H की जगह ले आए बस। और अगर आपने दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो वो भी ठीक है।
H2SO3 है, आप 2 मोल्स ले लें तो ये बनेगा Na2SO3 और साथ में वाटर 2H2O। ठीक है जी, जो मर्जी इसमें से लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड, बेटा हमने 5-6 क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड तेज करने लगा हूं। द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सोडियम टू सल्फर ऑल फॉर्म द क्लोराइड्स बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। पहले बेटा थोड़ा सा फिर डिटेल सुन लें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। बेटा सोडियम भी क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? NaCl बनाता है। येलो फ्लेम आएगा, इस बार क्या आएगा बेटा? येलो फ्लेम। अच्छा, Mg भी क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा जी? MgCl2। एल्यूमिनियम भी बेटा क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा? अच्छा, AlCl3 मार्क्स स्कीम में अलाउ करता है, बच्चा जो मर्जी लिखे, AlCl3 लिखें या Al2Cl6 लिखें बेटा, दोनों वो अलाउ करता है। ठीक है जी, AlCl3 या Al2Cl6। अच्छा, सिलिकॉन भी बेटा क्लोरीन से रिएक्शन करता है और पता है क्या बनाता है? SiCl4। याद रखिएगा, SiCl4 इज लिक्विड, ये बेटा आपने याद रखना है। SiCl4 क्या होता है? लिक्विड होता है। बाकी ये क्या है बेटा? ये सॉलिड है। दीज आर दी सॉलिड। MgCl2 आयोनिक कंपाउंड है, पता है आपको, सॉलिड है। Al2Cl6 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड बेटा, याद है ना, इसके आप डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। और फास्फोरस बेटा, फास्फोरस भी रिएक्शन करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और ये दो तरह के ऑक्साइड बना सकता है, PCl3 भी और PCl5। ठीक है बेटा, PCl5 इज सॉलिड, PCl5 सॉलिड होता है, PCl3 क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। सल्फर का आप नहीं करना, तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए कि सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, NaCl बना रहा है, येलो फ्लेम भी आ रहा है। व्हाइट सॉलिड सबकी ऑब्जर्वेशन है बेटा, व्हाइट सॉलिड जी बेटा, फास्फोरस और क्लोरीन का रिएक्शन विगरस है। फास्फोरस बेटा क्लोरीन से विगरसली रिएक्शन करेगा, ये बात ध्यान में रखें। सिर्फ सिलिकॉन है जो स्लो रिएक्शन करता है, ये बात ध्यान में रख लें, क्योंकि सिलिकॉन एक जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है ना। तो सिलिकॉन का आपने पीछे भी देखा कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ भी स्लो रिएक्शन कर रहा है, सिलिकॉन क्लोरीन के साथ भी बेटा स्लो रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और सॉरी, फास्फोरस का रिएक्शन बेटा मैं ऑक्सीजन के साथ जो बता रहा था ना, सॉरी, इसको रिपीट कर, इसको जरा बेटा सही कर ले हैदर। जो फास्फोरस का रिएक्शन मैं विगरस बता रहा हूं, दैट इज विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ बेटा फास्फोरस फास्ट रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन, नॉट विद क्लोरीन। बेटा ये ध्यान में रखिएगा, मैं आखिर में लिख देता हूं। ये जो मैंने दो रिएक्शन बताए ना आपको, ये दोनों स्लो रिएक्शन है। ये दोनों क्या है जी? स्लो रिएक्शन है। और ये जो बेटा आपके पास है ये तीन, ये विगरस रिएक्शन। ये जरा ध्यान में रखिएगा कि सिलिकॉन क्लोरीन के साथ और फास्फोरस क्लोरीन के साथ ये स्लो रिएक्शन करते हैं भाई। और ये जो तीन मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन के साथ विगरस रिएक्शन देंगे। और इनमें से कलरफुल फ्लेम कौन दे रहा है? सोडियम दे रहा है, येलो। अब वो ये कह रहा है कि sulfur forms a number of chloride which are liquid at room temperature, which other element of the third period form a chloride which is liquid at room temperature। बताएं जी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्लोरीन से रिएक्शन करके लिक्विड बना रहा है? वो सिलिकॉन है, क्योंकि SiCl4 है ना बेटा। अच्छा, अब जरा देखें, ये आपके पास आ गया सिलिकॉन। नेम वन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड which burns in chlorine with a colored flame। Name one element of the third period which burns in chlorine with a colored flame। सोचें जी, ये सामने लिखा हुआ है कि सोडियम के कि क्लोरीन के साथ कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्शन करके कलर फ्लेम बनाएगा? तो दैट इज सोडियम। ठीक है जी, सोडियम। आपने एलिमेंट का नाम लिखना है, नॉट सिंबल। सिंबल लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेम वन एलिमेंट, ये नहीं कहा कि आप उसका सिंबल लिखें। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में बी प्रोड्यूस बाय पासिंग अ स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन। जी बेटा लिख सकते हैं वदाना, पीसी वदाना कह रही है कि सिलिकॉन की जगह फास्फोरस भी लिख सकते हैं क्योंकि PCl3 इज लिक्विड, तो लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है बेटा वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा
और एक एल्यूमिनियम पाउडर बनेगा इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब। स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन you could made during this reaction। देखें एल्यूमिनियम का क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है और Al2Cl6 बनाए या AlCl3 बनाए, ये आपकी मर्जी है। दो ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? देखिए पहली ऑब्जर्वेशन तो बहुत कॉमन है ना कि व्हाइट सॉलिड बन रहा होता है, अगर ट्रांजिशन मेटल नहीं है तो व्हाइट सॉलिड। दूसरी ऑब्जर्वेशन पता क्या करें कि क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो ना, और वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। मतलब क्लोरीन जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन गैस खत्म हो जाएगी ना, तो आपको ग्रीनिश येलो कलर गैस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो क्लोरीन गैस डीक्लोराइज। क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी? डीक्लोराइज। अच्छा तीसरा भी है, वो याद कर लें। एल्यूमिनियम का बेटा जब रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम ग्लो करता है, एल्यूमिनियम क्या करता है? चमकता है उसमें। तो दिस इज दी ऑब्जर्वेशन। जारी बात आपने इस तरह का प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, वरना बेस्ट ये है कि आप यूट्यूब पर अगर इसकी कोई एनिमेशन देख लें तो आपको फिर भूलेगा नहीं कि एल्यूमिनियम ग्लो करता है जब क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मुझे मालिक आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि स्ट्रीम में डीक्लोराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो है, जैसे ही वो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो ग्रीनिश येलो कलर डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि वो एल्यूमिनियम से मिल गया। नहीं बेटा, आपने बताना है कि जब भी ये क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, अगर तो क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में रहेगा तो ग्रीनिश येलो रहेगा, लेकिन अगर क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ग्रीनिश येलो कलर डिसअपीयर होगा। जस्ट लाइक ब्रोमीन ना, जिस तरह ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है जब तक ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड होता है, जैसे ही ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटता है रेडिश ब्राउन कलर खत्म। इस तरह जैसे ही क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा ग्रीनिश येलो कलर खत्म। अच्छा, राइट द बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर दिस रिएक्शन विद एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो बेटा ये आपने लिखना है एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, एल्यूमिनियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है। आप इसमें जो मर्जी लिखें, आपको मैं फिर बता रहा हूँ मार्क्स की अलाउ करता है। Al2Cl6 लिखना है, ये लिख दें, या AlCl3 लिखना है तो वो लिख दें बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे अब। नो क्लोराइड ऑफ आर्गन हैज एवर बीन प्रोड्यूस, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस। बेटा कह रहा है कि नो क्लोराइड ऑफ आर्गन, क्योंकि आर्गन बेटा एक आपका नोबल एलिमेंट है ना, तो नोबल एलिमेंट का ये मतलब है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आउटर शेल, या आप लिखें कि आर्गन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, आर्गन हैज कंप्लीट ऑक्टेट। देखें जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है तो उसको क्या जरूरत है भाई रिएक्शन करने की? मैं एक जरा आप लोगों के एक दो क्वेश्चन देख लूं। इफ अ क्लोरीन इज फॉर्म विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ NaCl एंड फ्लोरीन, बेटा पहली बात तो ये कि लेबोरेटरी में हम फ्लोरीन का रिएक्शन ही नहीं करवाते। ठीक है, फ्लोरीन का रिएक्शन हम कभी भी टेस्ट ट्यूब में नहीं करवाएंगे। तो जब फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं होगा तो इसमें आप, लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली इसको ऑन पेपर देखो तो ये बात ठीक है हैदर कि अगर क्लोरीन गैस बन रही है तो आप कहेंगे कि ग्रीनिश येलो कलर की गैस बन रही है। ठीक है, या सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रही है तो आपका सोल्यूशन हल्का सा येलोइश हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अभी तक। when chlorides when chloride of element of third period are added to water, some simply dissolve while other can be seen to react with water। यही बेटा पहले सुन लें। ये जो पीरियड 3 है ना, इसमें सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, अच्छा उसके बाद सिलिकॉन क्लोराइड है, फास्फोरस क्लोराइड है। ये आपने बेटा सारे याद रखने हैं। अगर आप इनको वाटर में डालें ना, वाटर में, तो NaCl का तो रिएक्शन नहीं होता, ये तो वाटर में इस तरह चला जाएगा। ठीक है, और पीएच क्या रहेगी? 7। नो H आइन और OH आइन आर प्रोड्यूस। अच्छा मैग्नीशियम क्लोराइड को भी अगर आप वाटर में डालें ना, AQ एक्सेस ऑफ वाटर में, तो Mg2+ बनेगा और 2Cl-1 बनेगा। और पीएच यहां पर आपने बेटा याद रखनी है 6.5 से 6.9। रीजन ये है बेटा कि यहां पर जो मैग्नीशियम आइन है ना Mg2+, सोडियम आइन क्या था? Na1+, Mg क्या है? Mg2+। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है ना, चार्ज डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है कि जो मैग्नीशियम आयन है ये वाटर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर सकता है और वाटर का मॉलिक्यूल H आयन जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पीएच थोड़ी सी एसिडिक हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। और आपने यहाँ पर रिएक्शन नहीं शो करना, सिर्फ डिसॉल्व करना है। AlCl3 को जरा देखिएगा बेटा। AlCl3 ये करता है कि Al
H2, पहले मैं चलो आपको इसका डिटेल बताता हूँ। AlCl3 को अगर आप वाटर में डालेंगे ना, तो पहले तो इसके आइंस बनेंगे Al3+ और 3Cl-1 एक्वस। फिर ये जो बेटा है ना Al3+, इसको जरा सुनिए। Al3+ एक्वस का मतलब है कि एल्यूमिनियम को 6 वाटर ने सराउंड किया हुआ था। इसकी डिटेल देख लें बेटा। एल्यूमिनियम इस तरह था जी, टाइम शॉर्ट है लेकिन चलें ये बताना लाजमी है बेटा। एल्यूमिनियम 3+ ने ना बेटा इस तरह इनको सराउंड किया, वाटर ने इस एल्यूमिनियम 3+ को सराउंड किया, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है ना 3+। तो एल्यूमिनियम पता है क्या करेगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा। मतलब ये होगा, अब रिएक्शन देखिएगा जो आपने लिखना है वहां पर। Al 6 वाटर थे जी, कितने वाटर थे, 6। तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम एक वाटर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम, पहले 6 वाटर थे, 5 रह जाएंगे, और एक वाटर जो है ना बेटा ये आयोनाइज हो गया, OH अंदर रह गया। अब 2+, क्योंकि देखिए ये -1 है, एल्यूमिनियम 3+ है, तो नेट चार्ज 2+ आ रहा है। और साथ में क्या रिलीज किया जी इसने, H आयन रिलीज किया। साथ में क्या रिलीज किया, H आयन। और देखिए क्लोराइड तो है ही ना, साथ में क्लोराइड भी है ना बेटा, या नहीं है बेटा, क्लोराइड भी तो है ना साथ में। यहाँ पर व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स भी बनेंगे, व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स। लेकिन जो बात बताने वाली है आपकी वो ये कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये जब वाटर में डालता है तो ये वाटर से रिएक्शन करके H आयन बनाता है, जिसकी वजह से पीएच जो है ना बेटा यहाँ 1 to 4 आप कुछ भी लिखेंगे एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये बताना है यहाँ पर। अच्छा आगे चलें जरा। SaCl4, बेटा SaCl4 का जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं ना आप, तो पता है क्या बनता है, HCl बनता है। व्हाइट, जहां जहां HCl बनेगा आप बताएंगे व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स, और SiO2 बनेगा ये व्हाइट सॉलिड, क्योंकि SiO2 जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसी में डिसॉल्व नहीं होता। तो व्हाइट पीपीटी और स्टीमी फ्यूम्स। इसमें भी देखिए HCl बन रहा है ना बेटा, इसमें भी क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो इसलिए आपकी जो पीएच होगी ना वो 1 से 4 में होगी। और बेटा आप देखें, ये जो आपके पास आ रहा है PCl5, इसको जब आप वाटर से रिएक्शन करेंगे तो इसमें HCl भी बनेगा और H3PO3 भी बनेगा, HCl और H3PO3। ठीक है, ये बेटा आपके पास बनेगा। और यहां पर देखें रिएक्शन हो रहा है। अब यही वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा देखें कि ये बताएं कि जब सोडियम को आप वाटर में डालेंगे, कंप्लीट द टेबल बिलो स्टेटिंग हाउ द क्लोराइड ऑफ सोडियम, how the chlorides of sodium, aluminum and silicon behaves when mixed with water। अब देखें सोडियम क्लोराइड जो है ना, वो सोडियम का नहीं पूछ रहा, बेसिकली सोडियम क्लोराइड का पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, रिएक्ट करता है, डिसॉल्व करता है बेटा। पीएच चेंज हुई है, नहीं हुई, 7 है, सिर्फ आयोनाइज हुआ है, कोई नई चीज तो नहीं बनी ना, आयोनाइज हुआ है। मतलब अगर आप वाटर को एवोपरेट कर दें पीछे दोबारा NaCl बच जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ डिसॉल्व हुआ है। पीएच कितनी है, 7। एल्यूमिनियम के साथ देखें बेटा क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने बेटा बकायदा रिएक्शन किया। आप देखें एल्यूमिनियम ने बकायदा रिएक्शन करके H आयन बनाए, वाटर के साथ रिएक्ट करके H आयन बनाया है। तो ये आप बताएंगे कि रिएक्ट किया है इसने, और पीएच 1 से 4 के दरमियान कुछ भी लिखते हैं। सिलिकॉन बेटा आपके सामने है कि सिलिकॉन वाटर से रिएक्शन कर रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए नई चीजें बनी है ना, HCl और SiO2, इसलिए यहां पर भी रिएक्ट होगा और 1 से 4 pH आएगी। What type of reaction takes place between the chloride and water? बेटा आप याद रखें, जब भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करता है उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस कहते हैं रिएक्शन विद वाटर। बेटा MgCl2 के अंदर आपने रिएक्ट नहीं लिखना, सिर्फ डिसॉल्व लिखना है, नॉट रिएक्ट। अगर रिएक्ट करना होता तो हम इक्वेशन में H आयन डालते हैं हैदर, ठीक है, वो सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है। हाइड्रोलिसिस होगा बेटा इसमें, जब भी रिएक्शन विद वाटर होगा दैट इज द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये बात ध्यान में बिठा लें। अब बेटा ये जो अगला क्वेश्चन है ये वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है, जल्दी से इसको हम कर लेते हैं। देखिए सल्फर है ना, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो कितने लोन पेयर हुए जी, 2। नाइट्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5।
तो इसके पास लोन पेयर कितने हुए? नाइट्रोजन के पास एक, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और सल्फर के पास दो लोन पेयर है। पहले तो वो कह रहे जी आप लोन पेयर को डिटरमिन करें, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। देखिए आप कहेंगे ये भाई ये तो आपके पास अनपेयर्ड है ना, पेयर तो नहीं है, आपको लोन पेयर बतानी है। इसी तरीके से सल्फर एटम जो होगा बेटा, सल्फर एटम, उसके पास कितने लोन पेयर है? दो है। अच्छा, विच बॉन्ड एंगल ए और बी इन द S4N4 मॉलिक्यूल विल बी स्मॉलर? अब बेटा देखिए, जहां पर लोन पेयर ज्यादा होंगे ना, आपको पता है लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जब लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो एंगल है ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे। यहां से लोन पेयर किसको रिपेल करेंगे? बॉन्ड पेयर को, जिसकी वजह से एंगल ए क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जहां पर लोन पेयर कम होंगे ना, वहां पर जो एंगल है वो वाइडर होगा। ठीक है, तो विच बॉन्ड एंगल ए और बी इज स्मॉलर? तो आप इसमें क्या बताएंगे बेटा कि जो आपके पास ए है वो स्मॉलर होगा, क्योंकि उसके पास दो लोन पेयर हैं और लोन पेयर रिपलियन इज मोर। अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड। जहरी बात है बेटा, लोन पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन का फ्री होना ना, ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको क्यों काउंट करेंगे लोन पेयर के तौर पर? बेटा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि लोन पेयर रिपलियन जो है वो ज्यादा होती है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपलियन, इसकी वजह से एंगल छोटा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अच्छा, आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ये टॉपिकल्स आप लोगों के पास होंगे कि आप इस तरह के टेबल जो है ना बेटा मार्क्स स्कीम से याद भी करेंगे। ठीक है ना, उसको देख लेंगे क्योंकि ये वो लाजमी देता है आपको। अब यहां पर आपने ये बताना है कि ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड एसिडिक, अल्कलाइन, एम्फोटेरिक, बेसिक। अच्छा, आपको मैं ये बताऊं कि एग्जामिनर इसमें इतना डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। बेसिक और अल्कलाइन को अगर आप स्विच कर दें, जहां बेसिक आप अल्कलाइन लिख दें, जहां अल्कलाइन आप बेसिक लिख दें, तो एग्जामिनर इसके मार्क्स नहीं काटेगा। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। एसिडिक कौन से होंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अल्कलाइन कौन से होंगे? मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक कौन से होंगे जी? ये कुछ स्पेशल हैं जो आपको याद रखना है, मोस्टली ग्रुप 3 के होते हैं। एल्यूमिनियम, फिर ट्रांजिशन मेटल में जिंक है, लेड है, तो ये इस तरह के कुछ ऑक्साइड हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहले वो कह रहे हैं Na2O। Na2O को बेटा वाटर में डाले ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो डेफिनेटली ये आपको समझ आ रहा है कि ये बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये बेटा आप अल्कलाइन लिखिए या बेसिक, मैंने आपका बोथ आर एक्सेप्टेबल। MgO मेटेलिक ऑक्साइड है ना बेटा, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बेटा याद रखिए, जो ग्रुप 3 के होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड बेटा ये आपने याद रखना है कि सिलिकॉन जो ग्रुप 4 के है ना, एक तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, ये जाइंट है। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स आपको पता है ना, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जाइंट का मतलब ये होता है कि एक एटम, जाइंट मीन के बड़े स्ट्रक्चर हैं, जाइंट मीन के जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट फिक्स, आप काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डायमंड है, अगर मैं आपसे पूछूं जी डायमंड में कितने एटम्स हैं, आप नहीं बता सकते। एक स्मॉल साइज का डायमंड है, एक बिगर साइज का डायमंड है, तो एटम तो फिक्स नहीं है उसमें। तो जाइंट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट फिक्स। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है ना, कार्बन और सिलिकॉन, ये जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर इनकी ऑक्साइड्स की बात की जाए तो कार्बन सिंपल स्ट्रक्चर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सिलिकॉन का ऑक्साइड जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये बेटा आपका जाइंट स्ट्रक्चर है SiO2, लेकिन आपने तो ऊपर में से क्लासिफाई करना है। अब ये मेटेलिक ऑक्साइड है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो बेटा आपने सिलिकॉन को एज अ नॉन मेटल के तौर पर ट्रीट करना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो आप इसको एसिडिक लोगे। हमाद, मैंने आपको कहा है कि अल्कलाइन और बेसिक को आप स्विच कर लो, वो आपको मार्क्स देता है, तो इसमें इसलिए परेशानी की जरूरत नहीं है। उसने मार्क्स स्कीम में लिखा होगा बेसिक अलाउ अल्कलाइन, अल्कलाइन अलाउ बेसिक, तो आप स्विच कर दो, कोई मसला नहीं है। बेसिक की जगह अल्कलाइन लिखो, अल्कलाइन की जगह बेसिक लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेटा आपका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है। मैं आपको याद करवाता हूँ, आपने ओ लेवल्स में एक रिएक्शन पढ़ा था जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ रहे थे, NaOH और SiO2।
याद है, जिसमें आप बनाते थे Na2SiO3 और साथ में वाटर। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेस से रिएक्शन कर रहा है, इट मीन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। P4O10 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक होगा। SO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक। आगे देखें जी, आगे कह रहे हैं कि गिव द नेम ऑफ, हैदर आप ठीक कह रहे हो बेटा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे ना, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और वही आपके एसिडिक होंगे। गिव द नेम ऑफ टू एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन विच फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड। बेटा आप ऐसे एलिमेंट बताएं सोडियम से क्लोरीन जो एक से ज्यादा ऑक्साइड बना रहे हैं। अब वो किस पीरियोडिक टेबल की बात, थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं जी। तो इसमें देखें एक तो सल्फर आ रहा है जी, सल्फर आ रहा है ना एक, क्योंकि सल्फर में आप देखें आपके पास, अच्छा यहाँ पर ना बाज बच्चे ऑक्साइड के नाम लिख देते हैं, वो गलत होगा। वो कह रहा है गिव द नेम ऑफ टू एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। सल्फर SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। अच्छा फास्फोरस भी है बेटा, फास्फोरस का बताऊं, P4O10 बनाता है जिसको आप P2O5 कहते हैं, और P4O6 भी बनाता है जिसको आप P2O3 कहते हैं। तो फास्फोरस के भी बेटा दो ऑक्साइड्स हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी बेटा एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और सोडियम भी बनाता है। आप कहेंगे सोडियम कैसे बनाते हैं, देखें एक है Na2O और एक है Na2O2 पर ऑक्साइड। लेकिन आपको दो जो ज्यादा कॉमन है वो याद कर लें, सल्फर और फास्फोरस। वैसे सोडियम भी एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, Na2O और Na2O2। अच्छा बेटा अगला रिएक्शन देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम का वाटर से रिएक्शन, वो कह रहा है आप इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। रिएक्शन होता क्या देखें, सोडियम को आप जब वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा जी, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2। अब बेटा आपके लिए ना ऑब्जर्वेशन बताना बड़ी आसान होगी। कह रहा है डिस्क्राइब एज फुली एज यू कैन व्हाट यू वुड सी व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज रिएक्टेड विद वाटर। पहली बात देखें, गैस निकल रही है, गैस निकल रही है ना बेटा, तो आप बताएंगे फिजिंग। क्या बताएंगे, फिजिंग, ठीक है, बबल फॉर्मेशन हो रहा है ना। फिर ये बताएंगे बेटा जब आप सोडियम को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, क्या सोडियम बड़ा स्लो स्लो रिएक्शन करेगा या सोडियम फ्लोट करेगा सरफेस के ऊपर और बड़ा विगरस रिएक्शन होगा, तो ये आपने बताना है। तो बेटा आप ये बताएंगे कि सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ मेटल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। फिर बेटा क्या होगा, और डिसअपेयर हो जाएगा एट द एंड, डिसअपेयर, क्योंकि देखिए रिएक्ट कर रहा है ना, तो एट द एंड डिसअपेयर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सोडियम मेटल will disappear at the end of reaction, डिसअपेयर होगा बेटा, और एफेरविसेंस हो रही है, ठीक है। और सोडियम मेटल मूव भी करेगा बेटा, चौथी ऑब्जर्वेशन लिखें कि सोडियम मेटल विल मूव। ये नहीं है कि आराम से वाटर के ऊपर पड़ा रहेगा, नहीं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा और मूव करेगा। मूव क्यों करेगा, क्योंकि विगरस रिएक्शन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने बेटा इसमें बताना है, फिजिंग बतानी है, सोडियम मेटल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, और सोडियम मेटल जो है डिसअपेयर हो जाएगा एट द एंड। देखिए ना, एक आप इक्वेशन को देखो तो काफी हद तक बात क्लियर हो जाती है। गैस से आपको फिजिंग याद आ जाएगी, सोडियम सॉलिड से आपको ये याद हो जाएगा कि सोडियम सॉलिड तो डिसअपेयर हो जाएगा भाई। और तीसरा आप याद रख लें, विग्रेस रिएक्शन है, कि रिएक्शन बड़ा विग्रेस होगा, सोडियम फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, इसको जल्दी से खत्म करके ना बेटा फिर उन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जिसपे उसने पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट चूज करने होते हैं, वो आप लोग बहुत गलत करते हैं। Sulfur dioxide is present in small but significant amount in the Earth's atmosphere. State one way by which sulfur dioxide enters the atmosphere. Burning of fossil fuels which contain sulfur. Burning of fossil fuels which contain sulfur, है ना बेटा। वो कह रहा है कि सल्फर कैसे एटमोस्फेयर में एंटर होगा, आप ये जो फॉसिल फ्यूल, ऐसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करना है जिसमें सल्फर हो।
गिव द फॉर्मूला ऑफ अनदर सल्फर कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। तो बड़ा सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि SO2 जो है, अच्छा ये बनता कैसे है बेटा? अच्छा, ये एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब H2 बनेगा, कब नहीं बनेगा। बेटा ये देखें, मैंने आपको बताया है कि जब मेटल का रिएक्शन वाटर से होगा, NaOH और H2, याद रखने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए, वाटर को ऐसे लिखे ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे लिखिए, ये सोडियम इस H को रिप्लेस कर रहा है जी। सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा तो ये H H2 की फॉर्म में निकल आएगा, हाफ H2 कर दें। लेकिन जब आप बेटा सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे ना वाटर के साथ, देन यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली। ये फर्क है बस। मेटल और वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड और वाटर ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, राइट? अच्छा बेटा, ये कह रहा है SO3 का क्या आगे इफेक्ट है, तो आप बता देंगे ये एसिड रेन कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था एटमॉस्फेयर में SO3 बनती कैसे है बेटा। जैसे नाइट्रोजन सल्फर में मैं बताऊंगा, लेकिन सुन लें यहाँ पर भी, ऊपर एटमॉस्फेयर में जो SO2 है ना, ये SO3 में कैसे जाती है, जरा सोचें। मैंने आपको बताया था कि ये NO2 से रिएक्शन करती है। ऊपर जो एटमॉस्फेयर में NO2 है, उससे रिएक्शन होगा, NO2 अपना एक ऑक्सीजन SO2 को दे देगा, तो SO3 और NO बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो NO है ना, ये दोबारा क्या करता है जी, NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दोबारा NO2 में चला जाएगा। तो ये रिएक्शन बेटा मैंने आपको बताया हुआ नाइट्रोजन सल्फर में दोबारा भी रिपीट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए हम इसको NO2 को एज ए कैटलिस्ट भी कहते हैं बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। क्या प्रोबेबिलिटी है जी, आप इसमें कह सकते हैं कि या तो ये बैक्टीरिया को किल करेगा, इट कैन किल द बैक्टीरिया। एक और प्रोबेबिलिटी सुने जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको नहीं पता, बेटा जो SO2 है ना, इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अभी आपको समझ आ जाएगी कैसे। आप जरा ऊपर ही रिएक्शन में देख लें, SO2 किस में जा रहा है बेटा, SO3 में जा रहा है, नहीं जा रहा। ये -2 था, -4 +4, -2 से -6 और ये +6। बेटा देखिए ना, सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, जहां ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली SO2 के पास ये एबिलिटी है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को रिमूव करके खुद ऐड कर लेता है। देखें, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को रिड्यूस करना। तो SO2 क्या NO2 को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। आप ये जो बेटा चिप्स वगैरह लेते हैं मार्केट से, शॉप से, जो प्लास्टिक बैग में होते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी एयर भी होती है, उसमें SO2 गैस भी होती है। वो SO2 गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही होती है, ठीक है। आपको पता है ना, फूड खराब किस वजह से होती है, मोस्टली फूड खराब होती है ऑक्सीजन की वजह से, कि फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, बल्कि खुद ऑक्सीजन ऐड करती रहती है अपने अंदर, जिस तरह यहां पर आपके सामने SO2 SO3 में जा रहा है, ठीक है। तो SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेगी और खुद ऑक्सीडाइज होगी। बिल्कुल बेटा, SO2 और SO3, SO2 जो है ये टॉक्सिक गैस है, ठीक है, लेकिन इसका फायदा भी तो है ना कि ये आपकी फूड को, अच्छा टॉक्सिक इस केस में कि अगर आप इसको इनहेल करते हैं ना, आप इसको इनहेल करते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, लेकिन फायदेमंद इस लिहाज से कि ये बैक्टीरिया को किल करती है। तो आपने तो अपना फूड बचाना है ना, लेकिन आप जब अपना फूड प्रिजर्व कर रहे हैं, बैक्टीरिया से किल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका फायदा है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बाकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आप खुद बना लीजिएगा, OCS का बनाना है। तो ये है जी, ऐसे ऐसे होगा। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड, सल्फर भी 2 बॉन्ड कार्बन दरमियान में रखिएगा, ठीक है। एंगल 180 होगा इसका। हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा जिसमें आप बड़ी गलती करते हैं। मैं अगर देखें, मुझे बताइएगा बेटा, आपकी स्क्रीन का साइज छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने आईपैड को फ्लिप किया है ताकि ये पूरा क्वेश्चन आपको नजर आए। जी हैदर, आपको स्क्रीन अभी भी सही नजर आ रही है? बेटा मुझे जरा बताएं, आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है? मैंने अपना आईपैड फ्लिप किया ताकि क्वेश्चन आपको पूरा नजर आए। स्क्रीन छोटी तो नहीं हो गई क्या? ये सर छोटी होगी है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब बेटा देखें, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द एलिमेंट इन द सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टेबल शोन बिलो। ये वो क्वेश्चन है जो बड़े गलत होते हैं भाई, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है।
From the list of the element, identify each case one element. Identify in each case one element that has the property described. Give the symbol of the element. अब नाम नहीं लिखना, symbol लिखना है. An element that has molecule which contain a single atom. बेटा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जी? ये नोबल गैसेस वाले होते हैं. लेकिन आपने किसी स्पेसिफिक पीरियड से चूज करना है या कहीं से भी चूज करना है? ये जरा पढ़ लें एक दफा फिर. नहीं, कहीं से भी कर लेना भाई. तो आप हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन कहीं कोई भी बता दें. हीलियम, नियोन, आर्गोन या क्रिप्टोन, ये सब मोनोटॉमिक हैं. ये एक एटम से मिलके बने हुए हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं. दूसरा, एन एलिमेंट दैट हैज अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन एग्जैक्टली 4 एटम्स. बेटा देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ. वैसे जनरली तो आपको पता है गैसेस जो है ना डायटॉमिक होती हैं. फ्लोरीन F2Cl2, इस तरह ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2. लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि टेट्रा एटॉमिक है, जैसे कि फास्फोरस. फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल होता है P4. अच्छा, एक मॉलिक्यूल है सल्फर, वो होता है S8. और एक है ओजोन, वो होता है O3. ये कम से कम याद कर लें आप. सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S8. सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं. फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं. ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं. तो एन एलिमेंट दैट हैज अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन एग्जैक्टली 4 एटम्स, तो दैट इज फास्फोरस. सिर्फ सिंबल लिखना है आपने. द एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्रोमीन. ब्रोमीन इज लिक्विड बेटा. द एलिमेंट, अभी आप कहेंगे कैसे याद रखना है भाई? ये तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग. पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड है, एक ब्रोमीन और एक मरकरी. ये याद कर लें, ठीक है? अच्छा, मोस्टली सॉलिड्स हैं. गैसेस भी थोड़ी सी हैं. देखें, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, नोबल गैसेस हैं और हाइड्रोजन है. बस बाकी सब सॉलिड्स हैं. द एलिमेंट इन द पीरियड 3 से बताना है, दैट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस. अब सुने जी, पीरियड 3 है आपके पास. ये आपका फर्स्ट पीरियड है. देखिए, पहली बात बच्चे ये गलत आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड है और ये थर्ड है. बेटा लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है बताएं? डिक्रीज होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं. जरबा बेटा P1 भी हम करेंगे, लेकिन मेरी बात सुने. जो बच्चे P1 का कह रहे हैं, P1 आपका आ रहा है बेटा जाकर जून में, राइट? और P2 आपका जल्दी आ रहा है. तो आप लोग परेशान ना हो. P1 कराना आप जो है ना आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. P1 भी मैं ही कराऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन P1 में क्योंकि टाइम है ना, और P2 में इसकी वेटेज भी ज्यादा है, तो लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस मंथ में P1 बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा. कराऊंगा. ऑर्गेनिक में मैं ज्यादा P1 करवाऊंगा. रीजन इज कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन आप स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आसानी से करते हैं, आपसे वो नहीं होता. क्या नाम है? और वीकेंड में मैं जो क्लास रखूंगा, मैं उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक एमसीक्यूज डाल दूंगा, ठीक है? तो वीकेंड वाली क्लास में मैं कोशिश करूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसमें इनऑर्गेनिक करवाऊं, आप उसमें एमसीक्यूज कराऊं इनऑर्गेनिक के. लेकिन पहले आपका अगर स्ट्रक्चरल क्वेश्चन वाला पार्ट अच्छा होगा ना, तो फिर आपको एमसीक्यूज भी ज्यादा अच्छे समझ आएंगे. द एलिमेंट इन पीरियड 3, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस. अब देखिए, लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज कम होता है ना. लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो आपने बेटा इसमें लिखना है सोडियम. सोडियम बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है ना, इसका बिगर एटॉमिक साइज हो. द एलिमेंट इन द पीरियड 3 दैट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. बेटा देखिए, आपको बताया है कि जो ग्रुप 4 होता है, ये जाइंट कोवेलेंट होते हैं, राइट? तो ग्रुप 4 के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा है. तो इसमें आप सिलिकॉन लिखेंगे क्योंकि पीरियड 3 की बात हो रही है. क्योंकि बेटा जॉइंट ग्रुप 4 जो है ना, ये जाइंट कोवेलेंट बनाते हैं. जाइंट कोवेलेंट का मतलब पता है ना, कि जाइंट कोवेलेंट में जो सिलिकॉन है वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. उसमें IMF नहीं है. अगर आपने उसको मेल्ट करना है या बॉयल करना है, तो यू नीड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स. आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे, जिस तरह के डायमंड में होता है. सेम फॉर द सिलिकॉन. द एलिमेंट इन पीरियड 3 दैट फॉर्म द लार्जेस्ट एनाइन. बेटा ये भी हमने किया. देखिए एनाइन आपके पास ये है. इसमें लार्जेस्ट एनाइन कौन सा होगा? फास्फोरस का. क्यों बेटा? फास्फोरस P3 माइनस होता है ना, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन. तो न्यूक्लियर पुल कम है. 18 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर पुल बहुत कम है. जबकि सल्फाइड में 16 प्रोटॉन हो जाएंगे, क्लोराइड में 17, ठीक है? एन एलिमेंट, ये जरा देखिएगा, एन एलिमेंट दैट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन
कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ये पीरियड 3 में एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर से रिएक्शन कर रहा है। कौन है वो? सोडियम भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है बेटा वाटर से रिएक्शन, एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक है, सिलिकॉन नहीं करेगा, फास्फोरस करेगा, सल्फर बेटा वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, क्लोरीन करता है। अब जरा देखें, क्लोरीन का अगर आप वाटर से रिएक्शन करें ना, या आपके सिलेबस में भी है क्लोरीन का वाटर से रिएक्शन, याद है क्लोरीनेशन इन वाटर, तो क्या बनता है जी? HCl एंड HClO। ये बनता है या नहीं बनता? ये बताएं कि ये जो HClO है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है? क्योंकि HClO फर्दर डिकम्पोज होता है HCl में और एटॉमिक ऑक्सीजन में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो कि एटॉमिक ऑक्सीजन को डोनेट करे। तो यहां पर बेटा आपका आंसर होगा क्लोरीन, ठीक है। कोई भी हैलोजन आप कह सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, सारे करेंगे। अच्छा बेटा, मैं अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं एक और इसी टाइप का आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आप लोग भी बेटा करेंगे, ठीक है। ये वर्कशीट शेयर करूंगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें। यहाँ क्या कह रहे हैं जी के फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट आइडेंटिफाई इन ईच केस वन एलिमेंट दैट हैज द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब, गिव द सिंबल। एन एलिमेंट व्हेन प्लेस इन कोल्ड वाटर सिंक्स एंड रिएक्ट रेडिली। सोडियम कम से कम नहीं है। अच्छा, मुझे ग्रुप 1 के मेटल का ख्याल क्यों आया? क्योंकि बेटा ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे आप, और ग्रुप 2 के कम रिएक्टिव होते हैं ना, क्यों? मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मेटल का साइज जितना बड़ा होगा ना, मेटल एटम का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना रिएक्टिव होगा। तो आप देखें ग्रुप 2 के मेटल का साइज तो छोटा होता है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ग्रुप 1 के मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, बिगर एटॉमिक साइज। और वैसे भी डाउन द ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी और बढ़ेगी। अब वही कह रहा है कि एक एलिमेंट है। अच्छा, लेकिन यहां पर बेटा एक और चीज है ना, यहां पर उसकी वर्डिंग देखिए, उसने लिखा है रिएक्ट्स रेडिली, रिएक्ट्स विगरसली नहीं लिखा। ये चीज जरा आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसने यहां लिखा है रिएक्ट्स रेडिली और सिंक्स, दो चीजें उसने लिखी है। ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं ये विगरस रिएक्शन शो करते हैं, विगरस रिएक्शन, ठीक है। ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं ये रेडिली रिएक्शन कर रहे हैं। क्या फर्क है जी? विगरस रिएक्शन है जो बड़ा एक्सप्लोसिव टाइप है, हाईली एक्सोथर्मिक है। रेडिली रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा। रेडिली का मतलब है बस हो रहा है रिएक्शन, जल्दी से हो गया। लेकिन विगरस का मतलब है कि वो तो आप सोडियम को पानी में डालेंगे तो आग भी लग जाती है, ठीक है। तो रिएक्ट्स रेडिली और रिएक्ट्स विगरसली में फर्क है। तो रिएक्ट्स रेडिली से अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि ये ग्रुप 1 नहीं हो सकता, ये ग्रुप 2 होगा। और सिंक मतलब हैवी मेटल है भाई, मेटल क्या है? हैवी है। इसलिए आपने ग्रुप 2 की तरफ जाना है, और ग्रुप 2 में कैल्शियम इज द आंसर। आप कहेंगे मैग्नीशियम भी तो हो सकता है, नहीं भाई, मैग्नीशियम होगा तो वो रेडिली नहीं करेगा। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन बहुत स्लो करता है, ये बात याद रखिएगा। ये आप ये बात जो है ना बेटा आपने याद रखनी है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। और अगर आपने हाइड्रोजन गैस बनानी हो ना मैग्नीशियम से, तो कम से कम 1 वीक आप देंगे तब जाकर एक टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन गैस की बनती है विद मैग्नीशियम। क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो इट मींस ये कैल्शियम होगा। रिएक्ट्स रेडिली का मतलब है कैल्शियम। और सिंक क्योंकि नीचे बैठ रहा है, हैवी मेटल है, तो ये ग्रुप 2 का है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या लिखेंगे आप? मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम। अब आगे आ जाए, एन एलिमेंट हुज मॉलिक्यूल कंटेन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो यहां देखिए पाई बॉन्ड कहां पर आ सकता है? ऑक्सीजन में आएगा नहीं आएगा? नाइट्रोजन में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसमें आप लिख दें कि ऑक्सीजन, ठीक है, या नाइट्रोजन। अच्छा, आगे चलें। एन एलिमेंट दैट फॉर्म अ गैसियस टॉक्सिक ऑक्साइड। अच्छा, इसमें आपने टॉक्सिक ऑक्साइड देखना है जी, टॉक्सिक ऑक्साइड। अब देखिए टॉक्सिक ऑक्साइड काफी सारों के होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का टॉक्सिक ऑक्साइड में बनाऊं CO, ये टॉक्सिक ऑक्साइड है ना।
नाइट्रोजन का बनाऊं NO या NO2, ये भी टॉक्सिक है, ठीक है। इसलिए, और सल्फर का भी बेटा बनता है, आपको पता है SO2, ये टॉक्सिक है। तो आप कार्बन लिखें या नाइट्रोजन लिखें या सल्फर लिखें। अच्छा, वैसे जो हेलोजेंस के ऑक्साइड है ये भी टॉक्सिक होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो रही है ना, स्पेशली ये फर्स्ट पार्ट अच्छा खासा ट्रिकी था, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया कि आपने ग्रुप 1 का मेटल क्यों नहीं लिखना, कि एक तो वो सिंक करवा रहा है, ग्रुप 1 के मेटल सिंक नहीं होते, ग्रुप 1 के मेटल्स फ्लोट करते हैं ऑन दी सरफेस, ये सिंक हो रहा है। और दूसरा रेडिली रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है ये काफी नीचे आ रहा होगा, ठीक है, ये डाउन दी ग्रुप आ रहा है, तभी रेडिली रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अब आ जाए फोर्थ पार्ट पर, द एलिमेंट विच हैज अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म एन ऑक्साइड विच हैज अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, दो चीजें हैं, मैं इसमें कार्बन नहीं ले सकता, कार्बन का जाइंट स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कार्बन का जो ऑक्साइड है CO2 वो जाइंट नहीं है ना, इसलिए मुझे इसमें, इसलिए बेटा मुझे इसमें क्या लेना है, सिलिकॉन लेना है। देखिए, सिलिकॉन का जाइंट स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या है, जाइंट है, और जो सिलिकॉन का ऑक्साइड है, और जो सिलिकॉन का ऑक्साइड है वो भी जाइंट है। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर फर्स्ट पार्ट में विग्रस होता तो क्या लिखते, बेटा विग्रस के साथ सिंक नहीं होना चाहिए था, फ्लोट होना चाहिए था, फिर हम ग्रुप 1 लिख लेते। अगर होता है ना, पहले जरा फर्स्ट को फिर देखें, अगर होता है एन एलिमेंट दैट व्हेन प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस एंड रिएक्ट्स विगरसली, तब मैंने जाना था पोटाशियम की तरफ, फ्लोट भी करे और विगरस रिएक्शन भी हो, ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखिए इसमें सिलिकॉन क्यों आया है, क्योंकि सिलिकॉन जाइंट भी है और सिलिकॉन का ऑक्साइड भी बेटा जाइंट स्ट्रक्चर। एन एलिमेंट दैट फॉर्म अ क्लोराइड, कोवेलेंट क्लोराइड और वाटर में डिसॉल्व करके कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाता है, बहुत सारे हैं देखें। अगर आप सिलिकॉन क्लोराइड की बात करें तो वाटर से रिएक्शन करेंगे इसको, तो ये क्या बनाएगा, 4HCl बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये बेटा ये जो HCl बनाया आपके पास, ये आइंस की फॉर्म में होगा ना, H+ और Cl-, तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब है एक तो सिलिकॉन हो सकता है, क्या बेटा एल्यूमिनियम हो सकता है, यस एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ये देखें एल्यूमिनियम कैसे हो सकता है, कि आपको मैंने बताया था ना कि एल्यूमिनियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो वाटर के 6 मॉलिक्यूल इसके पास आ जाएंगे इस तरीके से, और अब वाटर, एल्यूमिनियम क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम एक वाटर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा, ये देखें H+ और Cl-, तो ये भी बेटा आइंस बन गए हैं, तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम भी सोल्यूशन को वो करेगा। तो जहां जहां एसिड बन रहा है ना बेटा, वो कंडक्टिंग सोल्यूशन है। क्या जो फास्फोरस का क्लोराइड है वो आपको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है, बिल्कुल बनता है HCl। क्या सल्फर का जो क्लोराइड है, बस सल्फर के क्लोराइड असल में सिलेबस में नहीं है तो उसको आप छोड़ दें, बस सिलिकॉन एल्यूमिनियम फास्फोरस पे, या आप तीनों में से कोई एक लिख दें। The element in the period 3 from sodium to argon with greatest electrical conductivity, देखें कंडक्टिविटी किससे बढ़ती है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सोडियम इज 1+, मैग्नीशियम इज 2+, एल्यूमिनियम इज 3+, तो नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। आगे तो सिलिकॉन आ गया ना नॉन मेटल, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेटा इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, राइट बेटा। अब मेरा ख्याल है कि बाकी थोड़े से आप लोग कीजिएगा ये, या क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करवा दो। क्वेश्चन नंबर 6 समझा देता हूँ बेटा जल्दी से। An element that floats on cold water and reacts readily, देखिए फ्लोट्स बड़ा सिंपल, बड़ा इसने क्लियर यहां लिख दिया भाई, ग्रुप 1 का मेटल है, फ्लोट है ना, तो ग्रुप 1 का मेटल है, एंड रिएक्ट्स रेडिली विद इट। अब बेटा आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि उसने इसको मजीद स्पेसिफाई नहीं किया ना कि वेरी विगरसली विगरसली, बस क्या है कि बहुत तेजी से रिएक्शन हो रहा है। आप यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटाशियम में से जो मर्जी लिख दें, मैं पोटाशियम लिख देता हूँ सेफ साइड के तौर पर कि ये बड़ा रेडिली रिएक्शन करेगा, तीनों अलाउ है। एन एलिमेंट दैट फॉर्म एन ऑक्साइड दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, अभी आपको करवाया भी है। कौन सा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, देखें बहुत सारे, तमाम वो ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन ऐड होने की सलाहियत है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर
अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड कर सकता है, CO2 में जा सकता है ना। इसका मतलब है कि कार्बन का जो ऑक्साइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखें, ये रिएक्शन आपने ओ लेवल्स में किया था, मैं आपको याद करवाता हूं, किसमें, आयरन ऑक्साइड के अंदर। ये 3CO है ना, ये आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल लेगा। देखिए, याद आया कि रिएक्शन आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में किया था। तो ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, लेकिन आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। कैसे? ये आयरन ऑक्साइड यहां पर +3 में, यहां 0 में जा रहा है जी, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो तमाम, अब फिर ये बात सुने, तमाम वो ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो सकती है, वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। CO में हो सकती है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और भी है जी इसमें SO2। क्या बेटा, एस सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में जा सकता है, नहीं जा सकता? तो इसका मतलब है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी दूसरे से ऑक्सीजन लेगा ना। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को सीखें कि SO2 जो SO3 में जा रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसने ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड से निकाली है, उसको रिड्यूस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया दूसरे कंपाउंड में। तो सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट हैज द स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक अलहदा से है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट, अच्छा, एटॉमिक साइज का ट्रेंड याद रखें बस। जहां जहां एटॉमिक साइज कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। एटॉमिक साइज कम हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम क्या होता है जी? एटॉमिक साइज क्या होता है टॉप टू बॉटम? एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इट मींस पोटेशियम इज द आंसर। पोटेशियम होगा ना बेटा, क्योंकि देखें लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम अगर आप देखो, टॉप टू बॉटम, तो आपकी जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो पोटेशियम की लीस्ट होगी। द एलिमेंट which has a giant molecular structure and form an oxide which has a simple molecule, that is the carbon। देखें, कार्बन जो है एलिमेंट, वो जाइंट स्ट्रक्चर है, डायमंड बनाता है ना इस तरह करके, एक कार्बन 4 एटम से कनेक्ट। लेकिन जो इसका ऑक्साइड है कार्बन का, वो क्या होता है? CO2। ये तो सिंपल है बेटा, CO2 तो सिंपल मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स, तो ये इसका आंसर होगा कार्बन। ठीक है, द एलिमेंट इन द पीरियड 3 दैट हैज द स्मॉलेस्ट एनाइन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड, लेकिन आपने एलिमेंट का नाम लिखना है फॉस्फोरस। द एलिमेंट इन द पीरियड 3 which form a chloride with low melting point and oxide with a very high melting point। this is interesting बेटा। पीरियड 3 में एक एलिमेंट है कि जब वो क्लोराइड बनाता है तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन जब वो ऑक्साइड बनाता है तो हाई होता है। इसको चेक करते हैं जी। सोडियम को देखें, अगर सोडियम का ऑक्साइड और सोडियम का क्लोराइड, बेटा ये तो दोनों आयोनिक है। असल में आपने उसको पकड़ना होगा जिसमें एक आयोनिक और एक कोवेलेंट हो। अगर आप मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाए, मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाए, ये तो दोनों आयोनिक है भाई, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाए, दिस इज आयोनिक। एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाए, दिस इज कोवेलेंट। बेटा ये देखें ना, यहां पर पकड़ा गया ये, दिस इज एल्यूमिनियम के क्लोराइड कोवेलेंट है, क्लोराइड कोवेलेंट है। बताना, वो कह रहे कि स्मॉलेस्ट एनाइन, यस बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है बताना आप, स्मॉलेस्ट एनाइन उसने कहा है ना, वेल डन। स्मॉलेस्ट एनाइन ये होगा जी P3- और S2- और Cl1-। इसके पास है जी 15 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। ठीक कह रही है बताना आप। क्लोराइड के पास न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो ये क्लोरीन होगा, शाबाश। अच्छा, नीचे वाले क्वेश्चन पर आए बेटा। देखिए दोनों आयोनिक हैं, MgO में मैग्नीशियम के भी ऑक्साइड क्लोराइड दोनों आयोनिक है, लेकिन एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दैट इज आयोनिक, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कोवेलेंट। अच्छा, ये क्यों है? इसकी बहुत डिटेल रीजन है,
और उसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, वो A2 में आ रही है। तो लिहाजा आप ये बात याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवेलेंट है। कैसे याद रखेंगे? आपको हमने जो डेटिव बॉन्ड की एग्जांपल करवाते हैं बेटा, उसमें पहली एग्जांपल ये करवाते हैं Al2Cl6। तो यहां से याद रखिएगा Al2Cl6 इज कोवेलेंट, लेकिन Al2O3 इज आयोनिक। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है। अच्छा, आगे चलें बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं। यूज द एलिमेंट इन पीरियड 3। जी बेटा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, शाबाश। ये इसने एक और भी बताया, मालिक ने, कि SiO2 और SiCl4। शाबाश। SiO2 ऑक्साइड और SiCl4 ये कोवेलेंट है बेटा, और ऑक्साइड आपका जॉइंट कोवेलेंट है। सिलिकॉन भी हो सकता है। यूज द एलिमेंट इन द पीरियड 3 in the section of the periodic table opposite to identify oxide. Identify an oxide which, when placed in water for a long time, has no reaction with it. बेटा ये तो आपको अब याद रख लेना चाहिए कि जो जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं ना, जॉइंट कोवेलेंट, SiO2 सैंड जो है, सैंड वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, इसलिए सैंड है। या आप मुतबादिल Al2O3 भी, लेकिन बेस्ट ये आप ये याद रखें बेटा, जॉइंट कोवेलेंट Al2O3। वैसे ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये भी नहीं करता, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड की कोटिंग है ना, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करने देती एल्यूमिनियम को। एन ऑक्साइड विच डिसॉल्व रेडिली इन वाटर टू गिव वेरी स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो बेटा देखिए, जब उसने वेरी स्ट्रांगली कहा है ना, तो यह मुझे ग्रुप 1 में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 के जो बेटा मेटल ऑक्साइड है ना, वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं ना ग्रुप 1 के, वो भी कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। देखिए ना, ये मेटल ग्रुप 1 का मेटल ऑक्साइड वाटर में गया NaOH, और ये NaOH कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। जो ग्रुप 2 है ना बेटा, अगर ग्रुप 2 का मैं ऑक्साइड लेता, MgO प्लस वाटर, इसने MgOH होल ट्वाइस बनाना था। अब मुझे ये बताएं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या अच्छा डिसॉल्व होता है? नहीं, इसकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। लेकिन जो ग्रुप 1 के मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, इसलिए ग्रुप 1 का मेटल ऑक्साइड होगा, एन ऑक्साइड विच डिसॉल्व रेडिली इन वाटर टू गिव अ वेरी स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो आपने बेटा ये पिक भी कहां से करना है जी? पीरियड 3 से। तो पीरियड 3 में आपके पास क्या आ रहा है? ये सोडियम, सोडियम आ रहा है। ठीक है। तो एन ऑक्साइड, आपने इन ईच केस गिव द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड ना, Na2O, टू एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म बाय द सेम एलिमेंट SO2 SO3, या P4O10 P4O6, एन ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक Al2O3। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। क्लास आज की काफी लंबी होगी है, और ये मैं वर्कशीट सेंड कर दूंगा, इसको आप लोगों ने बेटा कंप्लीट करना है।